क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। इसके अंदर अपन ने इसे अपने एक्सरसाइज 1.3 के लिए अपन ने एक द्विआधारी संक्रिया देखी थी। ए स्टार बी क्या होता है? द्विआधारी संक्रिया। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, किसी समुच्चय एस में प्रत्येक ए और बी कोई दो एलिमेंट है तो ए स्टार जो बी है वो वापस किस में आना चाहिए? एस का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू एस, तो जो स्टार होता है वो आपकी क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया, जिसको अपन अलग अलग क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस है, जो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है उस अकॉर्डिंग वो स्टार अपना क्या सिस्टम होता है उसका। ओके, द्विआधारी संक्रिया। उसके बाद अपन द्विआधारी संक्रिया का क्रम विनिमय देखा था। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो वो क्रम विनिमय होगी, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होगा। बाद में साथ चले था ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी की वैल्यू दी ब्रैकेट ए स्टार सी ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है तो वो क्या आता है? साथ चले जाता है। इसके बाद में अपने द्विआधारी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, समुच्चय एस का प्रत्येक अवयव ए के लिए यदि ए स्टार ई करे और या ई स्टार ए करे तो आंसर वापिस यदि ए आ जाए तो वहां पर ई क्या कहलाता है? तत्समक अवयव, जो उस समुच्चय एस का क्या होगा? अवयव। जैसे प्राकृत संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव निकाले। अब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, द्विआधारी संख्या आपके प्लस से रिप्रेजेंट है तो 5 प्लस क्या करें? प्राकृत संख्या में तो 0 ही होना है तो उसके लिए होल नंबर लेते हैं। यदि समुच्चय s जो है जो क्या है? पूर्ण संख्या है या क्या है? होल नंबर है, तो उसके लिए जो योग के लिए आपके तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे 5 प्लस 0 करो या 0 प्लस 5 करो, आंसर क्या मिलता है? 5 मिलता है, तो वो क्या होता है? तत्समक अवयव। अब अपन देखते हैं प्रतिलोम अवयव। मान लो एक द्विआधारी संक्रिया है जो किससे डिफाइन है? स्टार है, द्वि आधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। किस पे परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया? समुच्चय एस में, समुच्चय एस पर। एक समुच्चय एस है जिसपे एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डिफाइन है। अब मान लो कोई इसका अवयव ए है, वो किससे बिलोंग करता है? ए बिलोंग्स टू एस। इस समुच्चय में एक अवयव क्या है? ए है। अब यदि आप ए बाइनरी ऑपरेशन बी करो या बी बाइनरी ऑपरेशन ए करो, यदि आंसर आपको तत्समक अवयव ई मिले, ई क्या है? आइडेंटिटिव एलिमेंट। यदि किसी समुच्चय के किसी अवयव ए के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए उसकी वैल्यू क्या मिल जाए? तत्समक अवयव मिल जाए, तो इस ए के लिए जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम एलिमेंट कहलाता है, इसका प्रतिलोम कहलाता है। ए का प्रतिलोम क्या है? बी है, या बी का प्रतिलोम वैसे कैसे? बी का प्रतिलोम क्या होगा? बी का प्रतिलोम ए होगा। ए स्टार बी या बी स्टार ए की वैल्यू दोनों होने चाहिए। ए स्टार बी तथा बी स्टार ए की वैल्यू क्या है? ई है, तो समुच्चय के अवयव ए का प्रतिलोम क्या होगा? बी होगा, तथा बी का प्रतिलोम क्या होगा? ए। अब इसे मैं एग्जांपल में कहूं आपको, यदि कोई रियल नंबर है, एक समुच्चय, मान लो समुच्चय जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या आई है, और उसमें एक द्विआधारी संक्रिया जो है वो योग के रूप में, योग क्या है? द्विआधारी संक्रिया। अब आपके मान लो कोई एक एलिमेंट है 5 प्लस समथिंग या समथिंग प्लस 5 करें, ठीक है। अब योग के लिए द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? योग के लिए पूर्णांक संख्या है तो योग करें तो इसके लिए ई क्या होता है? तत्समक अवयव ई की वैल्यू क्या होती है? 0। 5 में क्या एलिमेंट जोड़े या उसमें क्या 5 जोड़े तो अपन को क्या मिल जाए? ई, और ई की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। तो अब 5 में क्या जोड़ना होता है? -5, 5 प्लस -5 या -5 प्लस 5, और वैल्यू क्या होती है? 0। 0 क्या है? योग के लिए योग प्लस योग के लिए क्या है आपका? इसका तत्समक अवयव है। तो ए एलिमेंट को अवयव लिया 5 में यदि -5 जोड़ ले या -5 में 5 जोड़ ले तो आपको तत्समक अवयव क्या मिलता है? 0। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। इसी तरह 3 मान ले तो 3 या -2 ले लें तो -2 में क्या ऐड करेंगे? +2, या +2 में ऐड करेंगे -2, तो आंसर क्या मिलेगा? 0। तो 2 का तत्समक अवयव क्या हुआ? -2 का तो -2 और -2 का क्या हुआ? 2। तो इस तरह से तत्समक अवयव निकालते हैं। इसलिए आपको डेफिनेशन ये याद रखना है, यदि किसी समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया स्टार
जो है परिभाषित है, तो किसी समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय जो एस है उसके किसी अवयव ए के लिए ए स्टार बी की वैल्यू दी और बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, ई आ जाए। ठीक है, तो अपन ए के लिए बी क्या होगा, तत्समक अवयव, और बी के लिए ए क्या होगा, तत्समक अवयव। यदि ये गुणनफल होती तो 5 इंटू क्या करें इस तरह से कि तत्समक, या इंटू 5 करें कि तत्समक, गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, गुणन के लिए अपन जानते हैं तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक जो ई होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को यदि 1/5 से मल्टीप्लाई करें और या 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5, तो आंसर क्या मिलता है, 1। और यहां पर आप जो है समुच्चय जो एस है वो वास्तविक संख्या ले लें, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या है, मान लो संख्या 5 है, तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तत्समक अवयव ई मिल जाएगा। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। तो इस तरह से ये गुणन के लिए, वास्तविक संख्या पर गुणन के लिए क्या है, द्विआधारी संख्या परिभाषित थी और उसमें अवयव का क्या निकला, तत्समक अवयव, सॉरी प्रतिलोम अवयव। ई को तत्समक अवयव कहते हैं और ए के लिए बी क्या है, प्रतिलोम अवयव। ओके, ए का प्रतिलोम अवयव बी और बी का प्रतिलोम अवयव ए। वापिस प्रतिलोम अवयव, समुच्चय एस में यदि ए कोई अवयव है, ए स्टार बी या बी स्टार ए करने से यदि आपको तत्समक अवयव ई मिलता है तो ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव बी होगा तथा बी का प्रतिलोम अवयव वापिस क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से अपन प्रतिलोम अवयव निकाल लेते हैं। ओके, अब मॉड्यूलो पद्धति में योग या गुणन की संक्रिया क्या होती है वो अपन देखते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखें, यदि किसी समुच्चय एस में है ए का प्रतिलोम अवयव बी है तो जो ए का जो प्रतिलोम अवयव होता है वो हमेशा यूनिक होता है या क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। मान लो 5 का प्रतिलोम अवयव क्या है, 1/5, तो 1/5 के एक्स्ट्रा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको 5 को मल्टीप्लाई करें और अपन को क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो किसी भी अवयव ए का जो प्रतिलोम अवयव हमेशा होता है वो क्या होता है, अद्वितीय या यूनिक होता है। मॉड्यूलो पद्धति में योग व गुणन की संक्रिया है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉड्यूलो सिस्टम। मॉड्यूलो सिस्टम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। अब देखो एक आपको सीखना है, यदि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कोई एलिमेंट ए बी मॉड ऑफ एम, तो इस तरह से 3 लाइनें बनी है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम पढ़ा जाता है। ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम या ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द बी मॉड्यूलो एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द बी मॉड्यूलो एम। ए जो है सर्वांग सम है किसके प्रति, बी के प्रति, किसके अंतर्गत, मॉड्यूलो एम के अंतर्गत होता है। ठीक है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द बी अंडर मॉड्यूलो एम, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, अब इसका मतलब ए सर्वांग सम है बी मॉड्यूलो एम का मतलब क्या हुआ कि यदि m जो है b को a माइनस बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यदि a तथा b ऐसे पूर्णांक हो कि a माइनस बी एक धन पूर्णांक m से विभाज्य हो तो a मॉड्यूलो b संकेत से व्यक्त करते हैं a माइनस बी जो है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक m से विभाज्य है। a मॉड्यूलो बी ए सर्वांग सम है बी मॉड्यूलो m या a इज कॉन्ग्रुएंट टू दी मॉड्यूलो m का मतलब हुआ
a माइनस बी, a में से क्या करोगे b माइनस करोगे, a माइनस b है जो पॉजिटिव इंटीजर m से क्या है डिविजिबल है, a माइनस b इज डिविजिबल बाय द पॉजिटिव इंटीजर m से विभाज्य है। ओके जैसे एग्जांपल में दे रखा है आपको 18 कांग्रेस टू द b mod of 2, a कांग्रेस टू द b अंडर द mod 2, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 क्या होता है 12, और 12 जो है वो किससे विभाज्य होगा 2 से, 12 2 से विभाज्य है। देख लो आप 18 में 6 डाउन करो, 18 माइनस 6 होता है वो 12 होता है, और 12 किससे डिविजिबल होता है 2 से डिविजिबल होता है। ओके इसी तरह मान लो -14 कांग्रेस टू द 6 mod 4, इसका मतलब क्या हुआ -14 माइनस 6 वो किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा, कैसे इंप्लाइज दैट -14 माइनस 6, -14 माइनस 6 क्या हुआ माइनस का 20, और माइनस जो 20 होता है वो 4 से डिवाइड होता है, -20 4 से विभाज्य है, -20 4 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा -5, इस तरह से इसको मॉड का कंसेप्ट होता है। a मॉड्यूलो b a कांग्रेंट टू द b मॉड ऑफ m, इसका मतलब क्या है a सर्वांग समय b किसके अंतर्गत मॉड ऑफ m के अंतर्गत, और इसका मतलब ये हुआ a माइनस b करोगे वो m से जो है वो क्या होगा विभाज्य होगा। अब देखो एक एग्जांपल और दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है 2 प्लस और यहां पर 4, 2 प्लस और इसके नीचे क्या रखा है फॉर 3 इज इक्वल टू, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ 2 में आपको क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, और 5 जो है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में उसका रिमाइंडर क्या बचता है वो आपको लिखना है, तो 2 प्लस 3 वो तो हुआ 5 हो गया, ठीक है 2 प्लस 3 के लो 5, और 5 को यदि 5 को अपन 4 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम ये 4 पीछे क्या बचा है 1, इस 1 को यहाँ पर लिखना है, 2 योग मॉड्यूलो 4 3 लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड करके उसके अंदर 1 से डिवाइड करना है, और हमेशा जो है रिमाइंडर हमेशा क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है आपको -10 प्लस 4 3, इसका मतलब -10 में क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो -10 प्लस 3 कितना होता है -7, और -7 को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो इसको अपन क्या करेंगे -7 को क्या लिख सकते हैं -8 प्लस 2 -8 प्लस 1 कर सकते हैं, और -8 को क्या लिखेंगे -2 इंटू 4 प्लस ऑफ 1, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 आया, और पीछे क्या बच गया रिमाइंडर हमें से क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, तो -4 को अपन ने माइनस जो 7 था उसको तो -8 प्लस 1 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको यदि इसको अपन क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 -8 प्लस ऑफ 1 pq प्लस r की फॉर्म में आ गया pq प्लस ऑफ r, जहां r जो होता है वो ग्रेटर देन जो किससे होगा 0 से होगा, और लेस देन किससे होगा जिसे अपन डिवाइड करते हैं, यहाँ से मान लो अपन m से डिवाइड करते हैं तो m लिख लेंगे, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भेज देते रिमाइंडर, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन r को हमेशा क्या लेना है आपको पॉजिटिव लेना है। ओके अब यदि इस तरह से एक एग्जांपल दे रखा आपके 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 4 3, इसका देखो अब यहाँ पर क्या दे मल्टीप्लाई दे रखा, अब आपको क्या करना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 इंटू 3 कितना देगा 15 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 इंटू 3 तो होता है 15, और 15 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं 3 जा 12 और पीछे कितना रह गया
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके रिमाइंडर क्या है पॉजिटिव। ऐसा कैसे है एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलो 3 6। अब इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से और फिर उसको 3 से डिवाइड करना है। तो 5 into 3 5 into 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 times 30 और रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 0। ओके प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में प्लस के नीचे या मल्टीप्लाई के नीचे जो भी एलिमेंट दे रखा है उसको उससे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जो है वो आपको फाइंड करना है। ये इस तरह इसका कांसेप्ट होता है। ओके अब एक परिमित समूह के लिए सक्रिय सारणी पॉइंट दे रखा है। कंपोजिट टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट परिमित समूह के लिए संक्रिया कंपोजिशन टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट यदि समूचे जो परिमित है तो उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के लिए एक सारणी तैयार की जाती है जिसे संक्रिया सारणी कहते हैं। जैसे एक आपके एग्जांपल में एक समुच्चय S दे रखा है वो किस तरह से डिफाइन है। S में एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सच दैट ये x नहीं है पुरानी बुक में ये मल्टीप्लाई है ध्यान रख लेना मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ ओमेगा इकाई का क्या है काल्पनिक घनमूल अपन जानते हैं इकाई जो ओमेगा होता है वो क्यूब रूट ऑफ -1 होता है 1 का जो क्या होता है क्यूब रूट होता है। अब आपके इसके लिए क्या बनाया है परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। देखो सारणी कैसे बनाते हैं आप एलिमेंट कितने 3 है 1 2 और 3। अब देखो यहाँ पर जो द्विआधारी संख्या है वो मल्टीप्लाई से है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देगा। इसके एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो 1 ओमेगा और यहाँ पर क्या लिखना ओमेगा स्क्वायर और इधर भी पर 1 ओमेगा और क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1 से तो 1 into 1 क्या गया 1। इस 1 को वापस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 1 को ओमेगा स्क्वायर से तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 का ओमेगा से 1 का ओमेगा स्क्वायर से। इसी के बाद ओमेगा का मल्टीप्लाई करोगे 1 से ओमेगा into 1 तो ये हो गया आपका ओमेगा ओमेगा into ओमेगा ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा into ओमेगा की पावर 2 तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और चूंकि ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 की जगह क्या लिख देंगे 1। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 क्या था 1 तो यहाँ 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा 4 और इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 into ओमेगा ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 into ओमेगा तो आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पर क्या है तो इस तरह से परिमित समूह जो दे रखा है परिमित समूह ये परिमित समूह है और उसके लिए द्विआधारी संख्या इस टाइप से डिफाइन है और उसके लिए इस तरह से टेबल तैयार करना इसी टेबल को अपन क्या बोलते हैं परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। अब इसके जो भी एलिमेंट है वो सब क्या आ जाएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन्हीं एलिमेंटों में से आंसर आना चाहिए इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना चाहिए। और ये तो कांसेप्ट अपन जानते हैं ओमेगा पावर 3 होता है वो क्या होता है 1 ओमेगा पावर 4 या 5 को ओमेगा पावर 3 और उसके मल्टीप्लाई के अंदर अपन लिख लेंगे ठीक है। अब इसमें एक और दे देगा 0 1 2 3 4 और उसमें प्लस ऑफ 4 करना मतलब आपको जोड़ना है जोड़ने के बाद में प्लस ऑफ 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचता है उसको आपको लिखना है तो उसको भी टेबल तैयार हो जाएगी। अब इसमें एक दे रखा है यदि सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है तो परिभाषित संक्रिया उस समूह के में क्रम विनिमय होती है। देखो ये जो मुख्य विकर्ण है इसके प्रति सममित देखो इसके साइन 1 में ये भी 1 है। अब इसके ये ओमेगा ये भी ओमेगा गया इसके बाद ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 2 के इस साइड ओमेगा स्क्वायर ये भी ओमेगा स्क्वायर और 1 और 1। इसका मतलब ये जो सारणी है जो मुख्य विकर्ण है मुख्य विकर्ण के प्रति क्या है सममित है। मुख्य विकर्ण के ऊपर जैसे कि जैसा ऊपर है उसी तरह क्या है नीचे है। यदि इस तरह से है तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है यदि मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है तो ये जो संक्रिया सारणी है जो सारणी में ये जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है जो है इसके अंतर्गत क्या होगा क्रम विनिमय होगा।
ओके, पहला पॉइंट, यदि मुख्य विकर्ण के प्रति संक्रिय सारणी सममित है तो वो जो है द्विआधारी संख्या क्या होगी, क्रम विनिमय होगी, ध्यान रख लेना। दूसरा, ए आई जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपरी के संपत्ति तथा ए जे से प्रारंभ होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर संपत्ति है, तब ए ऑफ जे समूचे एस में संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव। अब ए ऑफ, जैसे ये क्या है, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और तीसरा पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। अब पहली पंक्ति में आपको क्या दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे कैसा ऊपर भी आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस स्थिति में है तो आपका जो प्रथम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव। अब देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो इसका प्रथम अवयव ए ऑफ जो क्या है 1, a1 है, और a1 क्या है आपके 1, तो जो 1 होगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव। अब देखो ये लाइन तो इसकी संपत्ति है नहीं, ये भी जैसे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो संक्रिया सारणी के अंदर जो पंक्ति ऊपर वाली, जो पंक्ति इन तीनों पंक्तियों में ऊपर वाली पंक्ति के सेम टू सेम है, संपत्ति है, तो इसमें ए ऑफ जो नंबर, जैसे ए ऑफ जे पहला नंबर, दूसरे यदि पहली संपत्ति है तो पहला एलिमेंट क्या था, कोई एलिमेंट आपका क्या होगा, उसके लिए आपका तत्समक अवयव ई होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मान लो दूसरी पंक्ति इसकी संपत्ति हो जाती, तो दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ओमेगा, ओमेगा उसके लिए क्या हो जाता है, तत्समक अवयव। और थर्ड पॉइंट दे रखा है, समुच्चय का कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणी में उसकी संगत पंक्ति या स्तंभ में तत्समक अवयव स्थित हो। समुच्चय का कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणी में उसकी संगत पंक्ति या स्तंभ तत्समय, कोई भी एलिमेंट ई है, वह जैसे मान लो यहाँ पर एलिमेंट ओमेगा लिया, अब ओमेगा तत्समक है या नहीं, सॉरी, समुच्चय कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय, अब जो ओमेगा है, ओमेगा व्युत्क्रमणीय होगा, ओमेगा स्टार ओमेगा इनवर्स, मतलब इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है। यदि प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, जब इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर ई मिल रहा है। कोई भी अवयव होता है संक्रिय सारणी में, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय कब होगा, या उसका जब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और जब प्रतिलोम का अस्तित्व है, अब प्रतिलोम कब होगा, जब जैसे ओमेगा देगा, इसकी इस लाइन के अंदर यदि तत्समक अवयव ई कहीं उपस्थित है तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। ओमेगा में देखो यहाँ पर तत्समक अवयव है, क्या ओमेगा स्क्वायर व्युत्क्रमणीय है, ये देखो इसकी लाइन में तत्समक अवयव है, यहाँ पर पड़ा ये क्या है, तत्समक अवयव ई है, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय का। क्या 1 खुद है वो व्युत्क्रमणीय है, अब इसकी लाइन में 1 आना चाहिए, ई आना चाहिए, बड़ा ई, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से अपन सारणी बनाते हैं और ये द्विआधारी संक्रिया के लिए अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है, अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा द्विआधारी संक्रिया क्या होते हैं, उस पे बेस क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है।